श्यानता यानी विस्कोसिटी, ये तरल में होता है, फ्लूइड में होता है, गैस में भी होता है, द्रव में भी होता है। जैसे मान लीजिए यहां कोई द्रव बह रहा है और ये सरफेस है नीचे, यहां जो अणु होंगे और यहां अणु होंगे। जैसे मान लीजिए ये जो नली है, सरफेस है यहां, ये कांच की है मान लो, और ये जल के अणु है। तो ये अणु जल के कांच के अणु के संपर्क में हो गए। इधर जल के अणु है, जल के अणु और कांच के अणु इधर संपर्क में है, इस जल के अणु के संपर्क में ये जल का अणु है। किन्हीं भी दो अणुओं के बीच जब ये करीब आते हैं, r0 दूरी होती है, तो इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल बराबर होते हैं, यानी कि एक तरह से नेट बल 0 होता है। ये कैसे होता है? जानते होंगे कि परमाणु में नाभिक होता है धनावेशित, और यहां इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा परमाणु धनावेशित नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं, कुछ पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं, और जो आणविक अवस्था विभिन्न तरह के होते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। अलग अलग, जैसे NaCl है वो यौगिक हो गया, और सोडियम ये तत्व हो गया। जब दो अणु या परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं तो प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करते हैं, प्लस इन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को ये इनमें आकर्षण का बल यहां लगता है। ऋण और ऋण आवेश एक दूसरे को दूर भगाते हैं, यानी एक तरह से आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल सक्रिय हो जाते हैं जब दो अणु एक दूसरे के करीब आते हैं। तो करीब आने पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल सक्रिय हो जाते हैं। r0 दूरी जो कि 10⁻⁻10 मीटर के करीब होती है, इस दूरी पर नेट बल एक तरह से 0 होता है। अगर दूरी थोड़ी सी बढ़ जाए तो नेट बल आकर्षण का होता है, अगर दूरी थोड़ी सी कम हो जाए तो नेट बल प्रतिकर्षण होता है। ऐसे माना जा सकता है कि जैसे दो अणु एक काल्पनिक स्प्रिंग से जुड़े हों। स्प्रिंग नहीं होता है, अणुओं के बीच स्प्रिंग नहीं होता है, लेकिन इन आकर्षण प्रतिकर्षण बलों का प्रभाव ऐसा है जैसे कि ये दो अणु एक दूसरे से स्प्रिंग से जुड़े हुए हों। अगर इनके बीच की दूरी कम करेंगे, मान लीजिए इसे हम यही स्थिर कर दें, इसको ऐसे दबाएं तो स्प्रिंग दबेगा, प्रतिकर्षण बल होगा। अगर इसे खींचते हैं, स्प्रिंग की लंबाई बढ़ेगी और इसमें आकर्षण का बल होगा। यानी एक तरह से दूरी थोड़ी सी ज्यादा होगी तो बल आकर्षण, और दूरी थोड़ी सी कम होगी तो बल प्रतिकर्षण। लेकिन अगर स्प्रिंग की लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर ये आकर्षण का बल खत्म भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। देखा भी होगा, स्प्रिंग को ज्यादा खींच दें वो प्रत्यास्थता की सीमा से बाहर हो जाता है। तो ऐसे ही दो अणु, जैसे ये जल और जल का अणु है, एक ही तरह के अणु है, एक ही तरह के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। और ये जल का अणु है और ये कांच का अणु है, इनके बीच जो आकर्षण का बल लगता है उसे हम आसंजक कहते हैं। तो एक ससंजक बल होते हैं, एक आसंजक बल होते हैं। ये कोहेसिव है, ये एडहेसिव होता है, एडहेसिव फोर्स। यानी अणुओं के बीच एक आकर्षण के बल कार्य करते हैं। ससंजक एक ही तरह के अणुओं के बीच, आसंजक विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतरा आणविक बल, अणुओं के बीच बल, ये आकर्षण होते हैं। तो ये अणु जो
कांच की इस परत के संपर्क में हैं, ये बात होती है कि कांच के अणु के द्वारा जो जल के अणु पर आसंजक बल लगता है वो ज्यादा होता है, और जल के अणु के द्वारा जल के अणु पर जो ससंजक बल लगता है वो कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि नेट बल नीचे की ओर हो गया, यानी कांच की प्लेट से ये अणु चिपके हुए रहते हैं। ये अणु कांच के अणु से कुछ ज्यादा दूरी पर हो गए, ज्यादा दूरी पर हो गए, तो इसलिए ये आसंजक बल मतलब कांच के अणु के द्वारा इस जल के अणु पर बल कुछ कम हो गया, दूरी बढ़ने के साथ साथ ये कम होता जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये तो चिपके हुए हैं और ये थोड़े से वेग से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इनसे ऊपर वाले अणु यहां से और ज्यादा दूरी पर हो गए और बल कम हो गया, इनका वेग और ज्यादा होगा, तो ऐसे उत्तरोत्तर वेग बढ़ता जाता है। तो क्या होगा, अगर यहां द्रव बह रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि जल, अगर ये जल है तो जल के ये जो अणु है ये तो यहां स्थिर हो गए, इसके ऊपर के अणु कुछ वेग से आगे की ओर चल रहे हैं, इसके ऊपर के अणुओं का वेग और ज्यादा है, इसके ऊपर के अणुओं का वेग बहुत ज्यादा है। यानी एक तरह से ये परत स्थिर है अणुओं की, इसके ऊपर ये अणु की परत कुछ वेग से आगे बढ़ रही है, इसके ऊपर के अणुओं की परत और ज्यादा वेग से बढ़ रही है, इसके अणुओं की ऊपर परत और ज्यादा वेग से बढ़ रही है। तो हो क्या रहा है, जैसे एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलते हुए आगे जा रही हो, क्योंकि इससे इसका वेग ज्यादा है, ये आगे फिसलते हुए जा रही है, इससे इसका वेग ज्यादा है, ये और आगे तेजी से जा रही है। तो एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसलते हुए जा रही है, और जब परतों में फिसलन होगा तो परतों की गति की विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। जैसे हमने पहले घर्षण बल के चैप्टर में पढ़ा है, दो वस्तुएं संपर्क तल में हो, इधर चलाने के लिए प्रयास किया जाए तो इनके संपर्क तल पर एक वस्तु पर सतह के द्वारा पीछे की ओर घर्षण बल कार्य करता है, और यह सतह समायोज्य भी होता है। तो यहां दो परतों के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसी को हम शान बल कहते हैं, इसी गुण को शानता कहते हैं। अगर घर्षण बल शून्य है तो यह द्रव अशान हो गया, यानी कोई शानता नहीं है, और अगर घर्षण बल ज्यादा है तो शानता ज्यादा हो जाएगी। जो गाढ़े द्रव होते हैं उन्हें ज्यादा शान होते हैं, गाढ़े द्रवों में ज्यादा शानता होती है। गाढ़े द्रव बहुत धीरे धीरे बहते हैं क्योंकि उनकी परतों के बीच घर्षण बल लगता है, वो प्रवाह का विरोध करते हैं। जो पतले द्रव होते हैं वो जैसे पानी डाल देंगे यहां तो पानी तुरंत यहां से बह जाएगा, और अगर अल्कोहल डालेंगे वो बहुत तेजी से बहेगा। और अगर सीरा देखा होगा, आजकल गन्ने का गुड़ कोल्हू में बन रहा है, गुड़ बनने से पहले बहुत गाढ़ा द्रव होता है, और जैसे ही वो कढ़ाव से चाक एक होता है उसमें डालते हैं तो बहुत धीरे धीरे फैलता है, क्योंकि गाढ़ा होता है। जैसे सरसों का तेल है, डाल देंगे तो धीरे धीरे फैलता है। यानी जो गाढ़े द्रव होते हैं उन वे जैसे बहने शुरू होंगे उनमें दो परतों के बीच आपेक्षिक गति होगी, शान बल लगेंगे, जिसके कारण वो धीरे धीरे बहते हैं। तो यही गुण शानता होता है। जैसे द्रव का एक महत्वपूर्ण गुण शानता होता है, विस्कोसिटी होता है, यानी द्रव बहते हैं तो उनकी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति होती है। गति का विरोध करने के लिए जो परतों के बीच बल लगता है वो एक तरह का घर्षण बल हो गया परतों के बीच, उसी को हम द्रवों में शान बल कहते हैं। चाहे वो द्रव बह रहा हो चाहे वो वायु की परतें बह रही हो, उनके बीच में भी घर्षण बल लगते हैं जो कि गति का विरोध करते हैं, वो सब शान बल कहलाते हैं। एक ऐसा ही गुण होता है, जैसे एक शानता है, एक संपीड्यता होती है। कंप्रेसिबिलिटी से कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता। जैसे हमने एक द्रवों में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ा था, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जिसे हमने बीटा कहा था। बीटा का मतलब था डाला गया दाब बटे आयतन विकृति। माइनस इसलिए आया था कि दाब बढ़ाने पर आयतन घटते हैं। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक
दाब डालते हैं, आयतन में विकृति हो जाती है। तो ये दब गए, दाब डाला, आयतन कम हो गया, मतलब इसमें संपीड्यता है। संपीड्यता को बीटा से डिनोट करते हैं और ये 1/b के बराबर होती है। अगर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा है तो संपीड्यता कम हो गई। अगर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बहुत ज्यादा है, अनंत है, तो संपीड्यता 0 हो गई। मतलब उल्टा हो गया एक तरह से। ये संपीड्यता, मान लीजिए हम किसी द्रव पर कोई दाब डालते हैं यहां से ऊपर, तो दाब डालने से अगर इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ये द्रव असंपीड्य हो जाएगा। असंपीड्य मतलब संपीड़ित नहीं होगा, दबेगा नहीं। अगर आयतन में परिवर्तन 0 है तो 0 से भाग देंगे तो अनंत आएगा, मतलब इसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अनंत हो गया और संपीड्यता 0 हो गई, मतलब कुछ नहीं दब रहा है। तो दाब डालने पर अगर आयतन में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो तो ऐसे द्रव को हम असंपीड्य द्रव कहते हैं। और जो आदर्श द्रव होता है, आदर्श द्रव मतलब आइडियल लिक्विड, उसे माना जाता है जो कि अशान हो और असंपीड्य हो। तो जो द्रव अशान होते हैं, असंपीड्य होते हैं, उन्हें हम आदर्श द्रव मानकर चला जाता है। असंपीड्य, दाब डालने से उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संपीड्यता आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अशान, द्रव बहता है, विभिन्न परतों के बीच अपेक्षिक गति होने से घर्षण बल लगते हैं। अगर इस घर्षण बल को शान बल कहते हैं। अगर शान बल 0 है तो वो द्रव अशान हो गया।